नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एआर एजुकेशन पे। तो इससे पहले वाले जो हमारे क्लासेस थे उसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही बारीकी तरीके से हमने एक एक पॉइंट्स को डिस्कस किया था। हालांकि कुछ दिनों से हमारी वीडियोस आ नहीं रहे थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे उसके वजह से। लेकिन आज से हमारे जितने भी क्लासेस होंगे सब रेगुलर फॉर्म में रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको दिख थंबनेल से दिख गया ही होगा कि आज हमारा वैदिक पीरियड का पार्ट 1 क्लास है, कल पार्ट 2 रहेगा। और आज हम आर्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हम जितने भी वेद है उसको डिस्कस करके वहाँ मुझे लगता है 2 वीडियो में हमारा जो वैदिक पीरियड है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म हो गया। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है वैदिक पीरियड का। ठीक है, तो रुक जाइए, हम यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो बस आप क्लास को सुनते हुए चलिएगा, अभी नोट्स मत बनाइएगा। ठीक है, आप इस पे नोट्स अभी मत बनाइएगा। क्लास एक बार कंप्लीट हो जाएगा, इसको दोबारा आप लगा के आप एक नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आपके हाथ के बने हुए नोट्स कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। मैं तो वैसे भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप खुद के हाथ से अगर नोट्स बनाइएगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है, एक सेकंड, कलर यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, दूसरा कलर लेते, ये दिख नहीं रहा है। एक सेकंड, तो हम ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक पीरियड। ठीक है, वैदिक पीरियड का हमारा जो आज है टॉपिक रहेगा। एक सेकेंड, चलिए, तो आपको पता ही होगा कि इंडस वैली का कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, हो जाए, छोटा कर लेते हैं इसको। एक सेकेंड, क्या हो रहा है? चलिए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो आपको पता ही होगा, वो 2350 से 1750 का बीसी का ये समय काल है। ठीक है, ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है 2350 से 1750 तक। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में या इस समय काल में जो समय जो है वो पीछे की तरफ चलती है। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप 1750 से 250 साल के 250 साल को अगर हम माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाता है 1500 से 600 बीसी का टाइम पीरियड हो जाता है। ठीक है, ये जो 250 साल है, अब आप पूछोगे सर ये 250 साल के बीच में क्या क्या हुआ, इसके बारे में आप नहीं बताएंगे? तो देखिए, ये 250 साल का जो समय है, ये जो 250 साल का ये जो समय है, इसके बीच में क्या हुआ नहीं हुआ, इसका इतिहास ना हमें किसी इतिहासकार के द्वारा मालूम पड़ता है, ना आप इसका गूगल पे, ना किसी बुक्स में, किसी भी चीज़ में आपको इसका इतिहास नहीं मालूम पड़ता है कि इस 250 साल में क्या हुआ। बहुत लोग इतिहासकार ने, बहुत विद्वानों ने ऐसा कहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए ही तबाह हो गया था, इसीलिए ख़त्म हो गया था, कुछ प्राकृतिक आपदा आई थी, उसी वजह से बहुत से सालों तक यहाँ पे मानव का कोई अस्तित्व तो नहीं मिलता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमें ऐसा कंप्लीट प्रूफ नहीं है हमारे पास, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो 1500 से 600 बीसी का जो समय काल है, इसी को कहते हैं
देखिए जो 1500 से 600 बीसी का समय काल है, इसी को कहते हैं वैदिक एज। ठीक है, इसी को वैदिक एज या फिर वैदिक काल भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसका जो इतिहास है वो हमें बहुत से इतिहासकार के द्वारा या बुक्स पे, गूगल में, हर जगह इसका इतिहास आपको मिलेगा। ठीक है, ये 1500 से जो 600 बीसी का समय काल है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक पार्ट तो हो गया ये 1500 से, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक तो हो गया ये 1500 से 1000 बीसी का समय है, और दूसरा जो है वो 1000 बीसी से 600 बीसी का समय काल है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पूर्व वैदिक पूर्व वैदिक काल। ठीक है, और इसे हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। इसे हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसे कहते हैं हम उत्तर वैदिक काल या फिर लेटरल वैदिक पीरियड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, जैसे कि ये जम्मू कश्मीर का जो ये हिस्सा है, ठीक है, तो बहुत से इतिहासकार हैं, बहुत से विद्वान हैं जिनका मानना ऐसा है कि जो ये आर्य है वो अपने, मतलब उनका एक अपना अपना एक तथ्य है कि आर्य जो है इस हिस्से से आए हुए थे। तो इन्हीं में से एक विद्वान थे जिनका नाम था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, ठीक है, इनका मानना था कि आर्य जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। ठीक है, आर्य जो है वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। ठीक है, यहीं पे जो बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, उनका मानना था कि जो आर्य हैं वो आर्कटिक से आए। ठीक, आर्कटिक से आए। ठीक है, वहीं पे स्वामी दयानंद, स्वामी दया, एक सेकेंड, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि जो आर्य जो है वो तिब्बत से आए हैं। ठीक है, यहीं पे विलियम जेम्स नाम के एक विद्वान थे, विलियम जेम्स नाम के एक विद्वान थे, उनका मानना था कि जो आर्य हैं वो यूरोप से आए हैं। ठीक है, तो जितने भी विद्वान थे उनका अलग अलग अपना तथ्य था, अपना अपना मानना था कि जो आर्य हैं वो अलग अलग जगह से आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस के तौर पे देखा जाए तो ये जो मैक्स मुलर जो है, इसके बाद को, ये जो मैक्स मुलर है, ये मैक्स मुलर जो है इसके बाद को इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है, इसके बाद को इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ये जो आर्य जो है ये वो भारत में आते हैं, तो पहले ये यहाँ तक इंटर करते हैं। ठीक है, ये जो 1500 से 1000 बीसी का जो समय है, इस समय में ये यहाँ तक क्रॉस करती है। जो है ये पंजाब का इलाका है, पंजाब का, यहाँ तक ये पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये जब भारत में जब आते हैं तो ये कबीले के रूप में आते हैं, छोटे छोटे ट्राइब्स के रूप में आते हैं। इसको कहते हैं ट्राइब्स या फिर कबीला, कबीला या ट्राइब्स के रूप में ये भारत में इंटर करते हैं।
छोटे छोटे कबीले के रूप में ये आते हैं। मैंने जानबूझ के 5 कबीले बनाए हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो आर्य जो है वो 5 कबीलों के रूप में आए, तो इनके कबीलों के नाम भी हुआ करते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, एक कबीला है, एक कबीले का नाम था धनु, ठीक है। दूसरे कबीले का नाम था द्रुहु, तीसरे कबीले का नाम था तुवर्ष। ये सब इसके कबीलों के नाम है, ठीक है। एक का नाम था पुरु, एक का नाम था यदु, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जितने ये जब आर्य जब भारत में आए थे तो कबीले के रूप में आए थे, तो इनके कबीलों के जो नाम है वो धनु, द्रुहु, तुवर्ष, पुरु और यदु, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, तो जब आर्य जो यहाँ तक क्रॉस किए थे, जब पंजाब तक ये लोग आए, जब पंजाब तक ये लोग पहुंचे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नदियां बह रही थी। जैसे कि यहाँ से एक नदी निकल रही जिसका नाम है इंडस, जिसे हम सिंधु भी कहते हैं, जिसे हम सिंधु कहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ से एक नदी बह रही है, यहाँ से एक नदी बह रही है जिसको हम कहते हैं झेलम, ठीक है। यहाँ से एक नदी बह रही है जिसको हम कह रहे हैं व्यास, यहाँ से एक नदी बह रही है जिसको हम कह रहे हैं सतलज, और जैसे कि यहाँ से एक, चलिए यहाँ से एक नदी बह रही है जिसको हम कह रहे हैं चेनाब। तो ये जो नदियों की संख्या थी, ये जो नदियों की संख्या थी वो थी 7, 7 थे। नदियों की जो संख्या थे वो 7 थे, और 7 को संस्कृत में कहते हैं सप्त, सप्त, ठीक है। और ये जितने भी नदियां हैं वो सिंधु, ये जो मेन सिंधु नदी है इसके सहायक नदी थे, तो सप्त। और सिंधु की जितनी भी नदी है वो सहायक, जितनी भी सहायक नदी है तो इसको कहते हैं सैंधव, सैंधव। और एरिया को इंग्लिश में कहते हैं, एरिया को हिंदी में कहते हैं प्रदेश, ठीक है। एरिया को हिंदी में कहते हैं प्रदेश। तो ये माना जाता है जो इनिशियल हैबिटेट ऑफ आर्यन जो थे वो थे सप्त सैंधव प्रदेश, ये 7 नदियों के आसपास रहा करते थे, तो इसे हिंदी में कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। ये कभी कभी आपको ऑप्शन में पंचनद भी लिखा हुआ आ जाएगा, पंचनद भी आपको लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। 5 नदियों का समूह, या फिर सप्त सैंधव प्रदेश 7 नदियों का समूह भी इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं 1000 से 1000 BC से 600 BC में, ठीक है। 1000 BC से 600 BC में, इसे हम कहते हैं लेटरल वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। लेटरल वैदिक पीरियड इसे कहा जाता है। अब देखिए, अब ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, पहले तो ये लोग यहाँ तक क्रॉस करते हैं, पंजाब तक, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। ये समय काल होता है 1500 से 1000 BC का, ठीक है। अभी क्या होता है, अब इसके 1000 BC के बाद, इसके बाद कहते हैं इन लोग की संख्या जो है बढ़ती है, इन लोग की पॉपुलेशन बढ़ती है, तो इन लोग को जगह भी चाहिए क्योंकि इन लोग की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो ये लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं, पंजाब से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ये लोग यहाँ तक आते हैं, ठीक है। अब ये एरिया कौन सा है, ये यूपी का एरिया है, यूपी के एरिया मतलब यूपी बिहार के एरिया गया अगल बगल तक, ये लोग वहाँ तक ये लोग पहुँचते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक नदी निकल रही है, जैसे ये निकल रही है यमुना, ठीक है। यहाँ से और एक नदी निकल रही है जो कि है गंगा, ठीक है। तो जब ये लोग यहाँ तक पहुँचते हैं तो इन्हें 2 नदी मिलती है, जैसे यमुना और गंगा। तो गंगा और दो नदियों के बीच का जो जगह होता है, दो नदियों के बीच का जो जमीन होता है उसे हम दोआब कहते हैं।
और ये जो दोआब होता है वो बहुत उपजाऊ होता है। तो यहाँ पे खेती करने से मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर आप खेती करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे फसल इसमें होते हैं, क्योंकि नमी उनकी बहुत अच्छी अच्छी खासी नमी होती है दो नदियों के बीच की। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से ही 1000 बीसी में ही, ये 1000 बीसी का जो समय काल है, 1000 बीसी से 600 बीसी का जो समय काल है, इसी में आर्य जो है वो खेती करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब खेती करना यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, खेती करना यहाँ पे स्टार्ट किए लोग। अब देखिए, जैसा कि माना जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये लोग खेती करना स्टार्ट करते हैं तो खेती में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चाहिए होता है खेती करने के लिए, वो है हल। हल हमें चाहिए होता है, और हल में जो इंपॉर्टेंट पार्ट उसका होता है वो बना होता है लोहे का। तो यहीं पे 1000 बीसी में ही 1000 बीसी में ही आर्यों ने लोहे की खोज की, लोहे की खोज की। इसी वजह से 1000 बीसी को लौह युग भी कहा जाता है, लौह युग भी इसे कहा जाता है, या फिर आयरन फेज भी, आयरन फेज। एक सेकेंड, आयरन फेज भी इसे कहा जाता है। ठीक है, लौह युग या आयरन फेज भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आगे की तरफ। देखिए, देखिए इसे पी जी PGW, एक सेकेंड, इसे PGW काल भी इसे कहा जाता है। अब बोलिएगा PGW काल क्या है, तो देखिए P का मतलब होता है पिक्चर, G का मतलब है ग्रे, और W का मतलब है वेयर। ठीक है, पिक्चर का मतलब होता है चित्रित, चित्रित। ग्रे का मतलब होता है धूसर, और वियर का मतलब होता है भांड। तो इसका मतलब चित्रित, धूसर, मृद भांड। यहाँ पे एक वर्ड आएगा, मृद, मृद भांड। देखिए, चित्रित, धूसर, मृद भांड का मतलब होता है कि जो आज के समय में आप जो सुराही देखते हो, जो मटका देखते हो, उसके ऊपर जो चित्र बनाई हुई होती है, जो कलाकारी उसके ऊपर किया होता है, जैसे कि उसके ऊपर मोर का पंख बनाया होता है, या किसी कलर से कोई भी चीज़ें उसके ऊपर, मतलब शेर के चित्र या किसी जानवर के या किसी पक्षी के फूल के चित्र जो बनाए होते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो आर्य के समय से ही स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो चित्रित का मतलब चित्र हो गया। धूसर का मतलब वो पाउडर के फॉर्म में जो मट्टी होती है, उसी उसी का जो पाउडर होता है, उसी से मटके के ऊपर चित्र बनाए जाते थे। वो आर्य के समय से ही स्टार्ट हुए थे, इसलिए इसे PGW काल भी से पीजीडब्ल्यू काल भी से PGW काल भी से कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इसकी भाषा क्या थी। तो आर्यों की जो भाषा थी, आर्य की जो भाषा, इनकी जो भाषा थी वो थी संस्कृत, संस्कृत थी। ठीक है, इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि ज्ञान, लिपि का जो ज्ञान है इनको नहीं था। ठीक है, लिपि का ज्ञान इनको नहीं था, मतलब जो भी चीजें ये लोग मतलब ज्ञान जो थे वो एक दूसरे में बोल के ये लोग एक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये लोग ट्रांसफर किया करते थे। मतलब उस समय उनको लिखने के जो तरीके होते हैं उन्हें नहीं पता होता था। आज मतलब अगर मैं कुछ ज्ञान है, कुछ जैसे वेद है, वेद का कुछ ज्ञान है, तो अगर मैं वो अगर वो अगर वो अगर किसी अगर उसके दादा को अगर ज्ञान है तो अपने
बेटे को उसका ज्ञान देगा, फिर वो अगली पीढ़ी में उसके ज्ञान देगा, बोल के एक दूसरे को बोल के वो ज्ञान अपने पीढ़ी टू पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता था। तो हम जिसे हम वेद भी कहते हैं, क्योंकि वेद को लिखा नहीं गया था, वेद को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बोल के या सुन के उसे कंपाइल किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इनका समाज कैसा था। समाज इनका कैसा था? तो इनका समाज जो था वो था पैट्रिचल। आज के समय में हमें भी आर्य भी माना जाता है, क्योंकि हमारा भी जो समाज है वो पैट्रिचल ही है। मतलब पितृ सत्तात्मक है। मतलब जो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग जो पुरुष हुआ करते हैं उनके बातों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। और जो हम लोगों ने जो इससे पहले वाले क्लासेस थे उसमें हमने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो उन समय के जो लोग थे वो मैट्रिचल थे, मतलब मात्र सत्तात्मक थे। वो उनके घर के जो लेडी हुआ करते, जो बड़े बुजुर्ग जो लेडी थे, उनके बातों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था। जैसे माँ, दादी, नानी, इन लोग के बातों को वैल्यू दिया जाता था। ठीक है, लेकिन आज के समय हमारा जो जो जनरेशन है वो पैट्रिचल है। मतलब हमारे घर में हमारे नाना, दादा, पापा, इन लोग के बातों को वैल्यू दिया जाता है और हमें भी आर्य ही माना जाता है। ठीक है, देखिए इनका जो मेन व्यवसाय था वो था एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर जो था इनका मेन व्यवसाय था, क्योंकि इनको गंगा यमुना का द्वाब मिल गया था। तो अब द्वाब मिलेगा तो खेती के उपजाऊ जगह मिल गया हुआ है, तो ये लोग खेती तो आवश्यक बात है कि वो लोग खेती तो करेंगे ही। ठीक है, चलिए मैं एक तरीके से आपको इसको डिवाइड करके मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अलग अलग करके मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए एक सेकेंड। ठीक है, देखिए जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 1500 से 1000 BC का समय काल, और हम ले लेते हैं 1000 से 600 BC का समय काल। ठीक है, अब हम दोनों तरफ से डिवाइड करके देख लेंगे क्या इस काल में था और क्या इस काल में नहीं था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है निवास। ठीक है, तो इनका जो 1500 से 1000 BC में जो ये लोग जब भारत में इंटर किए आर्यों ने, तो इनका जो निवास था वो था सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश जो है इनका निवास था, क्योंकि 7 नदियों का जो समूह था उसे हम कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। उसी के आसपास ये लोग रहा करते थे। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट है, अब 1000 BC से 600 BC ये लोग आगे बढ़े, पंजाब से आगे बढ़े, तो इनको दो नदियों का द्वाब मिला, गंगा और यमुना का। तो यहाँ पे इनका जो निवास था वो था गंगा यमुना द्वाब। ठीक है, गंगा यमुना द्वाब इसको मिल गया हुआ था, तो यहाँ पे लोग निवास करते थे। दूसरी चीज, इस समय में सिर्फ एक ही ग्रंथ लिखा गया था। इस समय एक ही वेद लिखा गया था, और वो वेद था ऋग्वेद। एक ही वेद की रचना हुई थी इस समय काल में। और इसमें अगर आप जाओगे 1000 BC से 600 BC में, तो इसमें सिर्फ एक वेद की रचना हुई, इसमें तीनों वेद की रचना हो गई थी। तो अथर्ववेद, श्यामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों ग्रंथ की रचना 1000 BC से 600 BC में हुई थी। अब जान लेते ये लोग पूजा किस भगवान की करते थे। तो देखिए 1500 BC में ये लोग जिस भगवान की पूजा किया करते थे वो थे इंद्र। इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 मंत्र है। ठीक है, और एक भगवान की पूजा किया करते थे वो थे अग्नि। ठीक है, अग्निदेव के लोग
पूजा किया करते थे। अग्नि की पूजा ये लोग किया करते हैं। अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 मंत्र है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अब ये लोग पूजा करते हैं प्रजापति की, प्रजापति की पूजा करते हैं। अब ये प्रजापति कौन है? तो प्रजापति जो है वो ब्रह्मा जी को कहा जाता है, तो उनकी पूजा ये लोग किया करते थे। चौथा पॉइंट ये होगा, यहाँ पे वंश प्रणाली था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वंश प्रणाली नहीं था, वंश प्रणाली नहीं था। यहाँ पे आ गया था गोत्र सिस्टम, गोत्र सिस्टम यहाँ पे आ चुका था, ठीक है। पांचवा पॉइंट जो है वो है पद जो है यहाँ पे वंशागुणत नहीं था। सॉरी, इसमें जो पद जो है वंशागुणत था। पद वंशागुणत का मतलब होता है कि अगर मेरा बेटा अगर राजा है तो, सॉरी, मैं अगर राजा हूं तो मेरा बेटा भी राजा बनेगा, अगर मैं अगर मंत्री हूं तो मेरा बेटा भी मंत्री बनेगा, मैं अगर कलेक्टर हूं तो मेरा बेटा भी कलेक्टर बनेगा, मैं अगर जीएसटी इंस्पेक्टर हूं तो मेरा बेटा भी जीएसटी इंस्पेक्टर बनेगा। इस चीज़ों से आप समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब जो मैं हूं मेरा बेटा भी, मेरे वंश भी वही बनेंगे, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या था, पद जो है वंशागुणत नहीं था, पद जो है वंशागुणत नहीं था, ठीक है। पद जो है वंशागुणत नहीं था, ठीक है। इस समय कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे, ठीक है। छठा पॉइंट ले लेते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे आज के समय में गृह मंत्रालय होता है, वन मंत्रालय है, पंचायती राज है, उसी उसी की तरह उन समय में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे। तो एक तो था सभा और समिति, सभा और समिति, ठीक है। सभा, समिति, विद्वत, विद्वत, और एक था गण, ठीक है। ये जो सभा और समिति है, इस ऑर्गेनाइजेशन में औरतों का, लेडीज का जो है वो अलाउ नहीं था, लेडीज को इसमें अलाउ नहीं था, सिर्फ मर्द लोग ही इसमें, इस ऑर्गेनाइजेशन में थे। अब इसमें छठा पॉइंट ले लेते हैं। इसमें क्या है, सभा और समिति में, सभा और समिति, सभा और समिति में इसमें क्या है, लेडीज को क्या है, अलाउड था। और इसी समय 1000 BC में ही जो विद्वत जो है, ये विद्वत जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया गया था। विद्वत जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इनका, जो जब इन लोग भारत में इंटर किए तो ये लोग का निवास सप्त सिंधु प्रदेश था। जब फिर उसके बाद ये लोग आगे बढ़े तो ये लोग का गंगा और यमुना का द्वाब मिला, जहाँ पे दो नदियों का द्वाब मिला, तो ये लोग खेती करना स्टार्ट किए, तो वहाँ पे ये लोग का निवास जो है गंगा यमुना द्वाब हो गया। इस समय सिर्फ एक ही वेद को लिखा गया था, वो था ऋग्वेद, और दूसरी तरफ 1000 BC में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को भी लिखा गया था। तीनों वेद की रचना 1000 BC में हुई थी। ये लोग 1500 BC में ये लोग इंद्र और अग्नि की पूजा किया करते थे। यहाँ पे 1000 BC में ये लोग प्रजापति की पूजा किया करते, जो कि ब्रह्मा जी हैं। वो 1500 BC में वंश प्रणाली था, और 1000 BC में वंश प्रणाली नहीं था, गोत्र सिस्टम आ चुका था, ठीक है। पांचवा पॉइंट है, एक 1500 BC में पद वंशागुणात था, मतलब अगर आपका बेटा अगर राजा है तो अगर आप राजा हैं तो आपके बेटे भी, आपके पुत्र भी राजा बनेंगे, तो इस पर वंश प्रणाली था। 1000 BC में पद जो है वंशागुणत नहीं था, ठीक है। छठा पॉइंट जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन, सभा और समिति, विद्वत और गण। ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस थे जो 1500 BC में थे।
जिसमें से सभा और समिति में लेडीज को अलाउ नहीं था, और 1000 BC में सभा और समिति में लेडीज को अलाउ कर दिया गया था। विदत नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं आगे के पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है, और एक चीज आप यहाँ पे नोट्स डाल के, जब आप नोट्स बनाइएगा तो एक चीज नोट डाल के लिख लीजिएगा नोट्स को तैयार करते समय। ये जो सभा और समिति जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इसको प्रजापति की दो बेटियां भी कहा जाता है। ठीक है, सभा और समिति के प्रजापति की दो बेटियां भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, वैदिक काल के समय कुछ शब्द ऐसे हैं जो ये लोग बुलाया करते थे। जैसे गाय को आर्य लोग अघन्या कह के पुकारते थे। ठीक है, अघन्या कहा करते थे। और गाय से होने वाली जितने भी चीजें प्राप्त होती थी गाय से, उसको गौविष्ठी कहते थे। ठीक है, गौविष्ठी ये लोग कहते थे। ठीक है, पुत्री को ये लोग दुहिता कह के पुकारते थे। दुहिता इसलिए कहते थे कि वो लोग गाय, जो आर्यों के समय में जो गाय थे, उनकी जो दूध जो दुहा करते थे, वो ज्यादातर नहीं, हमेशा ऐसे ही होता था कि जो गाय के दूध निकालने वाले वो लेडीज हुआ करते थे। जो तो इससे ये मतलब माना जाता है कि जो गाय के दूध निकालते हैं उसे दुहिता शब्द दिया जाता है। ठीक है, ये लेडीज के लिए है। और देखिए आगे बढ़ते हैं। वहतु क्या होता है? देखिए, एक शब्द है वहतु। वहतु का मतलब होता है, जो अगर लड़की की शादी हो रही, किसी की लड़की की शादी में जो चीजें लड़की को एक गिफ्ट के तौर पे, उपहार के तौर पे दिया जाता है, उसे वहतु कहते हैं। और एक शब्द है अमाजू। ठीक है, अमाजू का मतलब होता है कि एक ऐसी लड़की जो आजीवन अविवाहित हो, जिसने कभी शादी ना की हो, उस लड़की को अमाजू कह के पुकारा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइएगा। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है नियोग प्रथा। अब ये नियोग प्रथा क्या है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, नियोग प्रथा का मतलब होता है कि जैसे कि एक राजा है। ठीक है, अगर वो राजा युद्ध पे गया और युद्ध पे जाने के बाद उसकी किसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, तो जो उस राजा की जो रानी है, अगर उसके एक भी पुत्र नहीं है, तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो उस राजा के जो छोटे भाई हुआ करते थे, उनके साथ शारीरिक संबंध बना के, सेक्स करके वंश को आगे बढ़ाया जाता था, जिसे नियोग प्रथा कहते हैं। ठीक है, कि वंश को जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर किसी वजह से राजा की मृत्यु हो जाती है तो इस चीज़ का असर वंश पे ना पड़े। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो नियोग प्रथा किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, एक सेकेंड।
देखिए आर्यों के समय ही टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है उसका एविडेंस मिलता है। ठीक है, इनका जो प्रिय पशु था, प्रिय पशु जो था, प्रिय पशु वो था हॉर्स, घोड़ा जिसे कहते हैं। इनका पूजनीय या पवित्र पवित्र जो पशु थे वो था गाय। गाउ काऊ जो है इनके पवित्र पशु में से माने जाते थे। ठीक है, चावल को ये लोग ब्रीही कहते थे, ब्रीही कहते थे। गेहूं को गोधुम कहते थे, गोधुम कहते थे। और जौ को ये लोग यव कह के पुकारते थे, यव कहते थे। ठीक है, यव कहते थे। और जौ जो है वो सबसे पुराना फसल भी में से माना जाता है जौ को। अगर आपके ऑप्शन में अगर जौ ना हो तो आप गोधुम पे या गेहूं पे टिक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको जौ दिया हुआ है ऑप्शन में तो आप जौ को ही टिक करें या यव को टिक कीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आर्यों के समय में नदियों के भी प्राचीन नाम हुआ करते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे एक नदी है सतलज, तो सतलज को सतुद्री कहा जाता है। ठीक है, रावी नदी को परूशनी कहा जाता है, रावी को परूशनी कहा जाता है। ठीक है, हर नदी के अपने अपने एक नाम है। ठीक है, तो झेलम को, जैसे कि झेलम है, तो झेलम को, एक सेकेंड, झेलम को असगनी कहते थे। ठीक है, चौथा नदी जो है वो है चेनाब, और चेनाब को वितिस्ता वितिस्ता कहते थे। ठीक है, ये पौराणिक नाम है हर 4 नदियों के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेद में जो है, सेकेंड, वेद में जो है गंगा नदी का जिक्र सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, और ये लोग के समय में सरस्वती नदी को पवित्र नदी के रूप में माना जाता था। इन लोग का पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी को माना जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा बार जिस नदी का जिक्र वेद में हुआ है वो है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे आर्यों के बारे में। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं जो पॉइंट्स है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो हम चीज़ें जान लेते हैं वेदों के बारे में। तो देखिए वेद, ठीक है, वेद का तो पहला पॉइंट तो ये है कि वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, वेद को, एक सेकेंड, वेद को अपुरुषय भी कहा जाता है। अभी अपुरुषय का मतलब क्या होता है? अपुरुषय का मतलब होता है
यहाँ पे देखिए अ का मतलब होता है नहीं, ठीक है। पुरुष का मतलब है पुरुषय का मतलब होता है पुरुष, मतलब वेद को किसी पुरुष ने नहीं लिखा था, ठीक है। वेद जो है वो देवताओं के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बोल के ट्रांसफर किया गया हुआ है, कि जैसे कि हमने वेद का ज्ञान उन्हें दिया, अपने आगे की पीढ़ी को दिया, उसने अपने आगे की पीढ़ी को ज्ञान दिया। इस चीज को जो है, ये जो लूप जो है वो एक दूसरे से ज्ञान लेके मतलब एक दूसरे से बोल के ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ाया गया हुआ है, ठीक है। तो इसे कहते हैं अपुरुष है, मतलब किसी पुरुष के द्वारा ये लिखा नहीं गया हुआ है, ये एक देवताओं के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। वेद को जो है, वेद को जो है वो वेद व्यास के द्वारा कंपाइल किया गया था। वेद व्यास के द्वारा लिखा नहीं गया था, इसे संकलित किया गया था वेद व्यास के द्वारा। देखिए बहुत बहुत बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है कि वेद व्यास जो है वेद को लिखा था। नहीं, वेद व्यास ने वेद को लिखा नहीं था, वेद व्यास ने वेद को संकलित किया था। जो ये अगर इससे थोड़ी बहुत ज्ञान, इससे थोड़ी बहुत ज्ञान, इससे थोड़ी बहुत, सबसे ज्ञान को एकत्रित करके उस वेद को संकलित किया था, कंपाइल करके उन्होंने वेद की रचना की थी, ठीक है। और हर वेद को पढ़ने के लिए एक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, आ, जैसे कि ऋग्वेद है, ठीक है। जैसे कि ऋग्वेद हो गई, ऋग्वेद को पढ़ने के लिए एक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसका नाम था ऐतरेय कौस्तुभीय, ठीक है। इसी तरह अथर्ववेद को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आसानी से मतलब आसान सा अगर भाषा में समझने के लिए, तो इस एक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसे हम कहते हैं गोपद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। तो आर्यों के समय ब्राह्मण कोई जाति नहीं था। आर्यों के समय जो ब्राह्मण था वो तो ग्रंथ था, जो कि वेदों को समझने के लिए एक उसके उसी की तरह एक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसे वेद को आसानी से समझ पाए। हर वेद का अपना एक उपवेद होता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद जो है इसका उपवेद है आयुर्वेद, ठीक है। दूसरा देख लीजिए यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वह है धनुर्वेद, ठीक है। तीसरा जो है वह है श्यामवेद। तो श्यामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, ठीक है। और चौथा जो है वह है अथर्ववेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद, ठीक है। शिल्प, एक सेकेंड, शिल्पवेद, शिल्पवेद, ठीक है। और एक शब्द है आरण्यक। आरण्यक का मतलब क्या होता है? देखिए, आरण्यक का मतलब होता है कि वो वेद जो कि जंगल में लिखा गया हो, जंगल में लिखा गया हो, जंगल में लिखा गया हो, उसे कहते हैं आरण्यक, ठीक है। और एक होता है उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है कि वो वेद जो कि गुरु के पैरों के नीचे बैठ के लिखा गया हो, उसे कहते हैं उपनिषद। पैरों के नीचे बैठ के जिसे लिखा गया हो उसे कहते हैं उपनिषद। तो ये जो चीजें थी वो वेद के बारे में थे। इससे पहले हमने आर्यों के बारे में पढ़ा। तो आज हमने आर्यों के बारे में डिस्कस किया, वेद के बारे में डिस्कस किया कर लिया। कल हम जितने भी ऋग्वेद है, आयुर्वेद है,
सॉरी ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, जितने भी वेद है इसको हम अलग अलग एक एक टॉपिक वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पहले अच्छे तरीके से देखिए, एक बार कहीं पे कोने में बैठ जाइए, ईयरफोन लगा के आप आसान बैठ के सुनिए इसको पहले एक बार। फिर दूसरी बार जब इसको नोट्स बनाने के बैठिए तो आप एक एक चीज़ को, पॉइंट्स को देखते हुए चलिए कि कौन सा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उस पॉइंट्स को वैसे तो मैं जितने भी लिखा रहा हूँ, जितने भी चीज़ें बता रहा हूँ, सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस की भी एग्जाम हो, उसके लिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, यही सब चीज़ें। हालांकि ज़्यादातर एग्जाम में यही सब चीज़ें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, जिन्होंने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्लासेस को नहीं देखा है आप उसको जाके पहले एक बार फिनिश करके आइए, उसके बाद इस क्लास को करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप टॉपिक वाइज क्लास वाइज चलोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, टॉपिक आपको इजीली समझ में आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।